अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, नॉर्मेलिटी। ओके, तो देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोलैरिटी और मोलालिटी इसको कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम अपने इस टॉपिक में नॉर्मेलिटी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन करेंगे कि नॉर्मेलिटी होती क्या है। ओके, कि नॉर्मलिटी क्या है, इसको पहले डिफाइन कर लें, फिर इसके कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से रिलेशन यूज होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, ये होती है नंबर, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं उसी को बोला जाता है क्या, नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट इसी के बेस पर है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। समझ गए बच्चों कि 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, वो नॉर्मेलिटी शो करती है। अब हम आते हैं रिलेशन की, कौन कौन से ऐसे रिलेशन हैं जिनके बेस पर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की जाती है, और ऐसे कौन कौन से रिलेशन हैं जिसके बेस पर जो है हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, तो पहले हम नॉर्मेलिटी के रिलेशन ले लें। तो देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, ओके, तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, कि जो सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम को आप लीटर में लें और सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट हैं, इस तरह से इनका रेशियो ले लें तो आपको मिलेगी नॉर्मेलिटी। अब आता है कि आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों। तो आप तो ये जानते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, अगर आप सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं, और अपॉन में क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट मास। समझ गए ना कि सॉल्यूट का जो भी मास दे रखा है उसे आप उसके ग्राम इक्विवेलेंट मास से जो है डिवाइड कर दो, तो वही चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट में। वॉल्यूम आपको बता दिया जाएगा। और देखो क्या रिलेशन बनते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, इंटू 10⁻³ अपॉन में आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर इसे हम किस में लेंगे, ml में। ओके, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां वॉल्यूम आपको ml में दे दिया जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ से भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ओके, अपॉन में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए बच्चों कि सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मास से आप उसे डिवाइड कर दें, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर में अमाउंट, तो ग्राम में अमाउंट पता है, वॉल्यूम लीटर में हो गया, बस इक्विवेलेंट मास से आप उसे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कि आपको सॉल्यूशन का वेट परसेंटेज पता है, डेंसिटी जिसे आप ग्राम पर ml में लेंगे, इनटू 10 अपॉन में क्या करोगे बच्चों, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो आप इस तरह से वेट परसेंटेज के बेस पर भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू एक और होता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट
मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी नॉर्मलिटी का रिलेशन है। तो कुल मिला के ये तो हो गए नॉर्मलिटी के रिलेशन, समझ गए ना, जिनसे हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपको नॉर्मलिटी के रिलेशंस लेने हैं। और भी देखो, डाइल्यूशन की बात की गई हो अगर, ठीक है, डाइल्यूशन में तो ये होता है N1V1 इक्वल टू क्या बच्चों, N2V2। समझ गए ना कि अगर किसी डाइल्यूशन की बात की गई है तो ये रिलेशन लगाओगे। मिक्सिंग की गई है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, और इसमें ध्यान रखें कि नॉन रिएक्टिव क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस मिक्सिंग की गई हो जिनके सॉल्यूट या सॉल्वेंट में कोई इंटरेक्शन ना हो, तब नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे आप, तो होगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी इस तरह के इक्विवेलेंट्स हैं उनको ऐड करें, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस इसी तरह से V टोटल। अगर आपको टोटल वॉल्यूम बता दिया गया है तो उससे डिवाइड कर दें, नहीं तो आप सबके वॉल्यूम को इस तरह से ऐड कर दें। ओके, इस तरह से आपको मिक्सचर की क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी। अब आ जाता है कि मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस, ठीक है, कि अगर आपको एसिड और बेस का मिक्सचर दे दिया गया है और फिर नॉर्मलिटी पूछ ली गई है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप NaBa लें। ये कहलाएंगे बच्चों इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगर V वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लीटर में है तो इक्विवेलेंट। ओके, ऐसे ही आप NbVb कैलकुलेट करेंगे, ये हो गए इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ओके, मतलब जो भी एसिड और बेस आपको दिया गया है, पहले आप उनके Na और Ba, Nb और Vb, इनसे इनका प्रोडक्ट निकाल लें। फिर देखें पहली कंडीशन, अगर NaVa इक्वल टू NbVb, तो जो सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ गए ना, इसमें हमें नॉर्मलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ बचेगा क्या, सॉल्ट। उसकी नॉर्मलिटी अगर हम पूछें तो वो निकाल सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे उसके लिए क्या रिलेशन बनना है। फिर है NaVa ग्रेटर देन NbVb। ओके, अगर ऐसा बनता है कि NaVa एसिड के इक्विवेलेंट बेस के इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ नॉर्मलिटी निकलेगी और वो भी कैसी होगी, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, या सीधा सा है ये H प्लस के इक्वल भी होगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस क्या, Vb। ओके, ये है मिक्सचर की, ये जो मिक्सचर आपने लिया है मिक्सचर, उसकी नॉर्मलिटी। और ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि एसिड के इक्विवेलेंट अभी भी बच जाएंगे न्यूट्रल होने के बाद। अगर ऐसी कंडीशन बनती है NbVb ग्रेटर देन NaVa, ठीक है, तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर जो आएगा ये इक्वल होगा OH आयन के, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन, और ये होगा NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस क्या, Vb। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन की मिक्सिंग करने से, ठीक है, अगर वो बेसिक बनता है तो इस तरह से नॉर्मलिटी कैलकुलेट करोगे। समझ गए ना, एसिड बेस अगर मिक्सचर दिए गए हैं और अगर मान लो उनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तब इस सॉल्यूशन से, मतलब इस रिलेशन से कैलकुलेट करोगे। ये तो समझ गए अब अच्छी तरह से। और भी देखो, अब आता है कि अगर मान लो सॉल्यूशन की स्टाइकियोमेट्री से रिलेटेड बात आ गई हो, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दी गई है और फिर वहाँ पर नॉर्मलिटी या इक्विवेलेंट या मास कैलकुलेट करना है। सपोज आपके पास है N1A प्लस
N2B gives N3C plus N4D। अगर आपसे इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं भी करते बन रहा है तो ध्यान रखें, अगर आप स्टाइक्योमेट्री को नॉर्मलिटी के बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रिएक्टेंट्स पता हो या उनके प्रोडक्ट्स पता हो तो रिलेशन लगता है। आपको यहाँ पर W अपॉन E, एक तो ये रिलेशन लगेगा A इक्वल टू W अपॉन E, ये हो जाएगा किसके लिए, B का, और ये है W अपॉन E C इक्वल टू W अपॉन E, और ये हो गया D। समझ गए ना? एक तो इससे निकाल सकते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, इक्विवेलेंट। समझ गए बच्चों? दूसरा, या फिर नॉर्मलिटी का आप यूज कर रहे हैं तो NV A इक्वल NV B इक्वल NV C इक्वल NV D। NV अगर ये ml में ले रहे हैं तो अपॉन 1000 इक्वल टू W अपॉन E। अगर ये आप A के लिए ले रहे हैं तो ये B के लिए ले सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां एक की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा होता है, दूसरे का मास पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टाइक्योमेट्री में आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 ग्राम ऑफ, ठीक है, एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय, ठीक है, 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH, ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या सॉरी सोल्यूट मतलब एसिड, ठीक है, यहाँ पर मैं एसिड ले लूँ कि आपको एसिड का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ आप लिखेंगे W अपॉन E एसिड, ऐसा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा NV अपॉन 1000 क्या बेस। समझ गए बच्चों? तो आपको ये 2 ग्राम दे रखा है, ये E हो गया N नॉर्मलिटी, तो ये हो गया 0.1 इंटू B 100, अपॉन में आप आ जाएं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें कि आपके पास क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10, ओके, अपॉन में 0.1। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 200 आ जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही मान लो लिखा है कि 5.85 ठीक है 85 ग्राम NaCl रिएक्ट विद, ठीक है, AgNO3, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl which precipitated, ओके। तो आपसे पूछा गया है कि कितना AgCl, तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात आप लिखेंगे W अपॉन ये हो गया NaCl, W अपॉन E इक्वल टू W अपॉन E किसका हो जाएगा AgCl। आपको दे रखा है ये 5.58, ये होता है, ठीक है, सॉरी 5.85, कितना है 5.85, और इसका होता है 58.5 इक्वल टू W, और AgCl का जो इक्विवेलेंट मास है 143.5, तो W आप निकाल जो कि 14.3 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। समझ गए ना? बहुत इजी होते हैं इक्विवेलेंट के बेस पर। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट में जाते हैं तो जिसके इक्विवेलेंट लोवेस्ट होते हैं, ध्यान रखें उस रिएक्शन का वही क्या होता है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अगर आपको उनके रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते बन गए तो ध्यान रखें वही उस रिएक्शन में क्या है, उसका जो सबसे लोवेस्ट इक्विवेलेंट आ जाएगा उसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो वो वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है, आपको बता रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाया है, उसका वीडियो देखें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा ठीक है,
अच्छा, और रिलेशन बता दूं मैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलरिटी, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड ठीक है मोलरिटी। समझ गए बच्चों कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखें, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर तो आप जानते हैं कि किसी भी, अगर मान लो एसिड लिया गया है, ठीक है, तो एन फैक्टर जो होता है उसका किसके बराबर होगा, H प्लस, या हम कहें कि उसकी बेसिसिटी के बराबर। अगर बेस लिया गया है तो जो एन फैक्टर होगा वो OH के बराबर होगा या एसिडिटी के बराबर होगा। अगर कोई आयन लिया गया है तो एन फैक्टर उसके चार्ज के इक्वल होगा, इस तरह से। तो इससे आप किसी की नॉर्मलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है H2SO4, मैं कहूँ ये 2 मोलर है, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4। तो यहाँ हो जाएगी 2 इंटू 2 मीन्स 4 नॉर्मल इक्विवेलेंट पर लीटर। क्यों? क्योंकि H2SO4 के जो एन फैक्टर होगा, अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रखी एसिड बेस की, तो डायरेक्ट जितने H प्लस हैं उससे क्या करोगे आप, उसी को ही बेसिसिटी मान लोगे और उसी का जो है ये बता दोगे क्या, एन फैक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा है Na2SO4, ये है 1 मोलर, ठीक है। तो कैलकुलेट करनी है हमें, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ Na प्लस आइन एंड SO4 2 माइनस आइन। ध्यान रखें, किसी भी सॉल्ट की मोलरिटी कुछ भी हो और उसकी स्टाइक्योमेट्री कुछ भी हो, उसके हर एक आयन की नॉर्मलिटी बिल्कुल बराबर आएगी। देखो कैसे, Na2SO4 आयोनाइज्ड होगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2, यही करेंगे ना। अब यहां आ जाएं, अगर ये हमारे पास 1 मोलर था तो ये होगा 2 मोलर, तो ये होगा मोलर 1 मोलर। यहां तक बात समझ गए ना आप। अब मैं यहां लिखूं Na प्लस की नॉर्मलिटी, क्या लिखूं, नॉर्मलिटी ऑफ Na प्लस। पहले हम इनकी मोलरिटी की बात करें तो Na प्लस के लिए अगर आप इसकी मोलरिटी देखें तो 2m है, ठीक है। तो मैं कहूं कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, ठीक है, Na प्लस की। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, जो भी मोलरिटी है इनटू चार्ज, यही है ना। तो मोलरिटी कितनी है 2 और चार्ज कितना 1 है, तो कितनी आ गई 2 नॉर्मल। ओके, अब आते हैं SO4 2 माइनस में। तो SO4 की मोलरिटी कितनी है बच्चों, देखो 1 मोलर, और चार्ज कितना है 2, तो ये भी कितना आ गया 2 नॉर्मल। तो इस तरह से हमें किसी भी सॉल्ट की मोलरिटी दे रखी हो और आयन की पूछ ले, तो ध्यान रखें एक आयन की जितनी नॉर्मलिटी आएगी वही नॉर्मलिटी किसकी आएगी, दूसरे आयन की। तो इस तरह से नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां तक अच्छी तरह समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब और देखो, अब हम आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 ग्राम, ठीक है, NaOH डिजोल्व्ड इन, ठीक है, 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो पूछा जाता है कि नॉर्मलिटी क्या होगी। तो बस हम नॉर्मलिटी में इक्वल टू जाएगा 40/40, ये तो होगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सॉरी NaOH प्लस 10⁻3। या अगर आपको लीटर में डायरेक्ट वॉल्यूम दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अब आप अपॉन में कितना कर दोगे 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई 1/2 मीन्स 0.5। तो 0.5 इक्विवेलेंट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि नॉर्मलिटी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि H2SO4 इज 98% वाई वेट, ठीक है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी,
ठीक है, कि आपको H2SO4 98% बाई वेट दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि बताएं इसकी मोलारिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी। तो बस सबसे पहले आप क्या करें, चाहे तो मोलारिटी पहले कैलकुलेट कर लें या कोई भी एक, और फिर दूसरा रिलेशन से निकाल लें। तो यहाँ मोलारिटी क्या हो जाएगी 98, और यहाँ पर डेंसिटी दे रहा हूँ 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, बाई वेट था तो हमें डेंसिटी जरूरी थी 1.84 इंटू क्या करोगे 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 98, तो ये आ गई 18.4 मोल पर लीटर। जब आप नॉर्मलिटी में जाएंगे तो मोलारिटी इंटू 2 कर देंगे, तो 18.4 इंटू कितना कर दोगे बच्चों 2, तो ये कितना आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मोलारिटी है 18.4, तो इसका जस्ट डबल, तो ये कितनी हो जाएगी 36.8 इक्विवेलेंट पर लीटर। यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से। इस तरह से आपको, अब मान लो ऐसा लिखा होता है ना NY10, तो ध्यान रखें 1 इक्विवेलेंट इन 10 लीटर, मतलब यहां पर इक्विवेलेंट तो 1 होगा और वॉल्यूम कितना होगा बच्चों 10 लीटर। मान लो लिखा है NY100, ठीक है, तो आप इसमें इक्विवेलेंट पूछा जाए कितना होगा तो 1, और वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो कितना हो गया 100 लीटर। तो किसी के अपॉन में जो भी नंबर लिखा है वो ध्यान रखें किसको बताता है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, और ऊपर हमेशा 1 कर दें। ओके, इस तरह से आपको पता चलेगा कितने लीटर में कितना है। और अगर लिखा है 0.01, तो वही हो गया ना 1 अपॉन कितना करोगे बच्चों 100, कि एक इक्विवेलेंट कितने में डिसॉल्व है 100 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना डिसॉल्व होगा तो 0.01। तो अगर ऐसा पॉइंट करके कोई नंबर लिखा है तो आप ध्यान रखें जो लास्ट डिजिट है वो बताएंगे कि वो 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट डिसॉल्व है। जैसे 0.02 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 इक्विवेलेंट, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 लीटर। समझ गए ना बच्चों। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी की नॉर्मलिटी दे रखी है तो आप कैसे पहचानें कि उसमें कितने इक्विवेलेंट कितने लीटर में डिसॉल्व है, इस तरह का रिलेशन याद रखें। अब यहां तक तो हो गई ऐसे सेंटीमोलर, मिलीमोलर, ठीक है, डेसीमोलर। तो आपको ध्यान रखना है 1/10 हो तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कौन से मोलर हो जाएगा 1/10 हो तो डेसीमोलर, ठीक है। इसी प्रकार 1/100 हो तो सेंटीमोलर, इसी तरह से 1/1000 हो तो मिलीमोलर, इस तरह से। तो ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप आगे अपने आप ही क्लियर होता रहेगा। अब हम आ जाते हैं, ये तो था हमारा नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड मैटर। अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे नॉर्मलिटी। अब हम नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, वो है मोल फ्रैक्शन। क्या आते हैं, मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल होता है, इसको पढ़ा जाता है काई। क्या बोलते हैं, काई। तो मोल फ्रैक्शन तो आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये है एक रेशियो, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, समझ गए बच्चों, टू दी moles of all components of solution। सपोज हमारा सॉल्यूशन जो है बाइनरी है, सॉल्यूशन में A एंड B कंपोनेंट है। क्या है, A एंड B कंपोनेंट। इसके मोल्स हैं Na और इसके मोल्स हैं क्या, Nb, ठीक है। तो हम एक एक करके लिखें। काई A मीन्स मोल फ्रैक्शन, ये क्या कहलाएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस क्या, Nb। समझ गए ना कि XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, तो इससे कैलकुलेट करें। ठीक इसी तरह से XB, तो ये किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस क्या, Nb। समझ गए ना।
अगर आपको इनका रेशियो लेना है तो एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन क्या बच्चों, एन बी। और एक रिलेशन और है एक्स ए या काई ए जिसको मैं बोल रहा हूँ, और ये होता है 1। मीन्स काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का निकाल सकते हैं, और चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हों बच्चों, मोल फ्रैक्शंस का जो सम आएगा वो 1 होता है। और अगर हमें मोल फ्रैक्शंस पता है तो हम उनके मोल्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं। मोल्स का रेशियो है तो मास का रेशियो भी निकाला जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं कुछ रिलेशन और बता दूं। रिलेशन, ठीक है, बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझ गए बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलालिटी स्मॉल m। ओके, तो यहां पर आपको एक्स बी, मैं ऐसा ले लेता हूं, या हम यहां एक्स बी की जगह ये ले लें, ये हो जाता है एक्स सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ गए बच्चों? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी m अपॉन मोलालिटी स्मॉल m प्लस 1000 अपॉन m, या यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। समझ गए बच्चों कि आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या करना है, सॉल्यूट का लेना है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, एक्वस, तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m अपॉन m प्लस 55.6। इससे आप मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या सॉल्यूट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और सिंपल सा रिलेशन है एक्स सॉल्यूट, ऐसा भी ले लें, अपॉन, मान लो सपोज मैं इसको b ले लूं और एक्स सॉल्वेंट ये a हो जाए, तो हम यहां लिख सकते हैं NB। समझ गए बच्चों? अपॉन में क्या हो जाएगा, Na। मोल्स ऑफ, ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर ये हो जाएगा WB अपॉन MB। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो WA, ठीक है, यहां पर आ जाए तो ये हो जाएगा WA अपॉन MA। यहां तक बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ा दें तो XB अपॉन XA इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, यहां देखो और क्या हो जाएगा, WB, और यहां पर इसको हम ऐसा लिख दें तो क्या दिक्कत है, देखो हम यहां पर लिख दें, यहां पर हो जाएगा NB अपॉन WA इंटू MA, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, हम इसको ऐसे ले लें, XB अपॉन XA इंटू 1000। समझ गए बच्चों? तो यहां लिख दें NB अपॉन WA इंटू 1000 इंटू MA। अब यहां देखो आप, ये जो पार्ट है यहां पर WA, ये क्या है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहां पर अगर आप और आगे बढ़ें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि XB अपॉन XA इंटू 1000 इक्वल टू, ये जो पार्ट है आप देखो यहां पर, और ये किस में है, ग्राम में, तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, तो ये क्या हो गई, मोलालिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, MA। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB, XA की जगह XB कर दें, और यहाँ क्या आ जाएगा, MA इंटू M।
तो ये है मोलालिटी का एक रिलेशन। और यहाँ क्या कर दिया मैंने, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स भी कर दिया। तो ये है यहाँ पर क्या, मोलालिटी। तो एक्स भी यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो एक रिलेशन ये भी होता है मोलालिटी का। ओके, और अगर यही मोलारिटी का यूज करना है तो एक्स बी इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिकुलर वेट मतलब एम बी। तो ये रिलेशन होगा मोलारिटी के साथ एंड मोल फ्रैक्शन। और चाहें तो बढ़ा सकते हैं हम, बस इतना ही बहुत है। 1000 से 1000 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको इस तरह से मोलारिटी का भी रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये तो थे हमारे मोलारिटी मोल फ्रैक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.85। तो मैंने कहा व्हाट इज, ठीक है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कि H2SO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 0.85। तो मैंने कहा सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होगी। तो सबसे पहले जब आप आंसर लेते हैं तो एक्स सॉल्यूट लेंगे इक्वल टू, और मोल फ्रैक्शन ये जो सॉल्यूशन है एक्वस है, क्या है बच्चों, एक्वस। तो आप लिखेंगे m अपॉन m प्लस 55.6। अब यहाँ x सॉल्यूट जो होगा, समझ गए बच्चों, वो क्या होगा 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, यही करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.85 मीन्स हो जाएगा 0.15। बस अब आप यहाँ रखेंगे 0.15 इक्वल टू m प्लस 55.6। सॉल्व कर लेना m की वैल्यू जो लगभग 9.8 के आसपास आई, ठीक है, जो भी आए लगभग 9.8 या जो भी मैं कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, वो आ जाएगा रिजल्ट। एक क्वेश्चन समझ में आ गया ये। अब देखो ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25% या हम कहें कि इस तरह से ले लें, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि 50% वाटर प्लस 50% NaOH, या बल्कि ग्लूकोज ले लें। क्या ले लें हम यहाँ पर 50% ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बस अब आप करना क्या है, पहले वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर दो। आपने लिखा 15 अपॉन 18, 50/18, तो कितना आएगा देखो आप इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ गया 2.77 एन ग्लूकोज। हम लिखेंगे 50 अपॉन 180, क्या लिखेंगे 50 अपॉन 180, तो ये आ गया 0.277, ठीक है। अब आप यहां पर आएंगे तो H2O आप इनको पहले ऐड कर लो दोनों का कि 2.77, तो ये हो गया 3 ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2.77 अपॉन 3.047, तो ये हो गया हमारे पास 2.77 डिवाइडेड बाय 3.04, तो ये आ रहा है 0.92 के आसपास। तो X ग्लूकोज हो जाएगा 1 माइनस 0.92, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.92, तो हो गया 0.08, तो ये निकला है दोनों के मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि आपको किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सीधी सी बात है, आपको मोल पता हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब मान लो मोलालिटी दे रखी है तो मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये थे हमारे मोल फ्रैक्शन के रिलेशन, मोलारिटी से, मोलालिटी से, खुद मोल, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हो गए, सारे नॉर्मलिटी के रिलेशन मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज़ बचती है कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी यूनिट टेम्परेचर से इफेक्टेड होती हैं और कौन सी नहीं। तो ध्यान रखें कि आपको टेम्परेचर इफेक्ट बताना है ऑन, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो देखो, जो यूनिट मास से रिलेटेड है, केवल मास से, वो टेम्परेचर इफेक्टेड नहीं होती। मतलब ये होता है कि जैसे ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ठीक है बच्चों, और ppm वाई वेट, अगर वाई वेट दे रखा है ना, और मोलालिटी नॉट, ठीक है, अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए बच्चों? बिकॉज मास नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। अगर एक क्लोज सिस्टम है, कि एक क्लोज सिस्टम में अगर आपको सॉल्यूशन रखा है और उसका टेम्परेचर थोड़ा मोड़ा चेंज हो रहा है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट वॉल्यूम परसेंटेज ppm, अगर वाई वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है बच्चों, मोलारिटी हो गई, नॉर्मलिटी हो गई, वॉल्यूम पर, ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो यूनिट्स हैं, जो है बच्चों यूनिट, ठीक है, अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। समझ गए बच्चों कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो वॉल्यूम में एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसके कारण नॉर्मलिटी क्या हो जाती है, मोल, जो कि फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ये जो हैं, जो वॉल्यूम से रिलेटेड यूनिट्स हैं, वो इफेक्टेड हो जाती हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा पूरा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मैटर था। तो आपको जो रह गया था नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अब मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इन यूनिट्स को आप अच्छी तरह से करें। एक पॉइंट और बता दूं कि इन, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, समझ गए बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स विच डिसोसिएटेड और associated in solution, ठीक है, then formality used in the place of molarity। समझ गए बच्चों कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड होता है या एसोसिएटेड होता है आयनिक कंपाउंड, तो उसमें जो है नॉर्मलिटी की, मोलारिटी, इनकी जगह फॉर्मलिटी यूज होता है। फॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी ml में। अब आता है कि ग्राम फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट इक्वल टू होता है मास ऑफ आयनिक सॉलिड या आयनिक कंपाउंड। क्या करेंगे आप, आयनिक कंपाउंड
या हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, चाहे वो कंप्लीट हो या कितने भी पार्शियली, अपॉन में क्या करोगे आप, ग्राम फॉर्मूला मास। समझ गए बच्चों, इसका यूज करो। अब आता है कि ग्राम फॉर्मूला मास क्या है। ग्राम फॉर्मूला मास तो ये होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, 1/2 फैक्टर से डिवाइड कर देना है। इसको क्या बोलते हैं, 1/2 फैक्टर। अगर वो 1/2 फैक्टर लेस देन, और इसका 1/2 फैक्टर कैसे निकालोगे, तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अगर ये डिसोसिएशन बोला गया है, समझ गए बच्चों, या 1/2 फैक्टर 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा, ये एसोसिएशन बोला गया। इससे आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, जहां n जो है पहले वाले में, इस वाले में ये कहलाएगा नंबर, यहां मान लो n1 कर दूं मैं और यहां n2, तो यहां जो n1 है ये कहलाएगा नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है कि, ठीक है, उसमें कितने आयंस हैं इन 1 फॉर्मूला यूनिट, और n2 भी यही कहलाएंगे, यहां हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स एसोसिएटेड। तो ये 1/2 फैक्टर जाएगा, और अल्फा जो है ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2, तो अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो क्वेश्चन में दे रखी है। अल्फा 2 जो है ये कहलाएगी क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इससे आप पहले 1/2 फैक्टर निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास ही, जो मॉलिक्यूलर मास 1/2 फैक्टर से डिवाइड करने के बाद आएगा वही फॉर्मूला मास होगा। जैसे मैंने कहा 60 ग्राम, ठीक है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, बेंजीन, इफ इट इज कंप्लीटली डाइमराइज्ड। तो एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन 1 लीटर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 लीटर ऑफ बेंजीन, इट इज कंप्लीटली डाइमराइज्ड। तो कैलकुलेट फॉर्मेलिटी। तो आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे ग्राम फॉर्मूला, यहाँ पर किसका, एसिटिक एसिड का। तो यहाँ लिखेंगे आप ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखा 60 अपॉन आयोटा, पहले आयोटा निकालोगे तो 1 + 1/2 - 1 इंटू 1। समझ गए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा, देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ 1 माइनस, तो ये आ जाएगा पॉइंट आपके पास कितना, 5। तो आयोटा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, ठीक है, तो ये हो गया 0.5, तो आयोटा हो गया आपके पास 1 माइनस 0.5 मीन्स 0.5। तो आपके पास देखो ग्राम फॉर्मूला मास कितना हो गया, 60 अपॉन 0.5 मीन्स 120। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूनिट निकालोगे, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, तो 60 अपॉन 120 मीन्स 0.5 बस। तो फॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5 अपॉन 1 लीटर मीन्स 0.5 फॉर्मूला यूनिट पर लीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अब अगर मान लो कोई आयनिक सॉल्ट डिसोसिएटेड हो रहा है, तो आप, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, K4FeCN6, ठीक है, 75% डिसोसिएटेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट, ठीक है, फॉर्मेलिटी। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से कहीं कहीं हमें फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्वेश्चन में कम ही आए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी यूनिट्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन वाला चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।